हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी थर्ड चैप्टर की है, चुनाव और प्रतिनिधि। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम ही पता लगता है आपको, चुनाव और प्रतिनिधि। बाकी की वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। चुनाव चुनाव क्या होते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे ही चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंतर्गत जनता जो होती है, पीपल जो होते हैं, जिस मेथड से या जिस प्रोसेस द्वारा अपने प्रतिनिधि को मतलब जिसको वो चाहते हैं सरकार बनाते हुए देखते हैं, उनको चुनते हैं, वही प्रणाली चुनाव कहलाती है। जैसे भारत के अंदर आपने देखा ही होगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जितने भी चुनाव होते हैं सारे के सारे हमारे जनता द्वारा ही किए जाते हैं। कुछ सीधे तौर पर और कुछ यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे नीचे। देखिए, अभी क्या है चुनाव। चुनाव का मतलब है सिंपल, लोकतंत्र व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि मतलब उम्मीदवार को चुनती है उसे चुनाव कहते हैं। और प्रतिनिधि कौन होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति को चुनाव करके सरकार में, चाहे संसद हो या विधानसभा हो, में भेजती है, उस व्यक्ति को ही प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे कि जो अपने यहाँ के उम्मीदवारों को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजते हैं उन्हें हम प्रतिनिधि कहते हैं। अब चुनाव होते हैं दो तरह के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत चुनाव कैसे होते हैं? प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा यानी दैनिक के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेती थी, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि होता है ना सीधे तौर पर चुनाव होना, जिसमें जनता का सीधा इन्वॉल्वेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम अपने यहाँ के विधायक को जो चुनते हैं या अपने यहाँ के मेयर को जो चुनते हैं वो सीधे तौर पे चुनते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ के जो विधायक सभा के लोग होते हैं, मेयर हो गया, एमसीडी के मेंबर हो गए, उनको आप लोग सीधे जा कर के वोट देते होंगे, आपके पेरेंट्स भी। तो फिर वो जीतते हैं जिस भी उम्मीदवार को ज़्यादा वोट्स मिलती है। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं है। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती है, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने क्या करा, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम लोकसभा सांसद चुनते हैं। हम किसको वोट देते हैं? लोकसभा के सांसद को। ठीक है, जब हम लोकसभा के सांसद को चुनते हैं, जैसे आपको पता है ना, लोकसभा सांसद में टोटल 543 पे चुनाव होते हैं सीटों पर। तो जो चुने जाते हैं, अब उसमें जिस पार्टी के हमने, जैसे मान लीजिए बीजेपी का भेजा या कांग्रेस का या फिर आम आदमी पार्टी का, जिसका भी हमें उम्मीदवार चुन के भेजे। अब वहाँ पे हम लोगों ने उम्मीदवार चुन के भेजे। अब हमारे लोगों ने पूरे भारतवर्ष में जिस भी पार्टी के उम्मीदवारों की ज़्यादा संख्या होगी वो उम्मीदवार उसी पार्टी के क्या करेंगे, फिर अब वोट डालेंगे और संसद के अंतर्गत वोट डाल के फिर वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। ठीक है, जैसे हमने 543 लोगों को चुन लिया हम लोगों ने पूरे भारत से। अब ये 543 में क्या होंगे, इनके भी कांग्रेस के, आम आदमी के या बीजेपी के हर एक पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे। अब ये लोग वोट देंगे और जिस भी पार्टी के ज़्यादा होंगे वही जीत जाएंगे, उन्हीं की सरकार बन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अलोकतांत्रिक। आगे बात करें चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। यानी कि चुनाव और लोकतंत्र दोनों आपस में कॉमन है, क्योंकि
जहाँ डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा, वहाँ चुनाव होना अनिवार्य है, और अगर चुनाव नहीं होते तो फिर वो लोकतंत्र का भी कोई वजूद नहीं बचता है। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। बात करें भारत में चुनाव व्यवस्था। भारत में चुनाव व्यवस्था की भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून और स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम, कानून, संशोधन, कानून परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा है। यानी कि हमारे चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत सबको कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्या? जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, ठीक है, संशोधन करने का। तो विधायपालिका जो है, हमारी विधायिका जो है, उनको हमने क्या कर रखा है, यानी लोकतंत्र के अंतर्गत उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं कि चुनाव कैसे होगा, क्या प्रणाली होगी, चुनाव से संबंधित समस्त क्या है उसमें प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। जैसे कि हमारे पास पता है आपको, अब जो होता है, पहले तो एक ही होते थे, परंतु अब क्या होते हैं, एक हेड होते हैं और फिर इनके दो उपचुनाव आयुक्त होते हैं। एक चुनाव आयुक्त होते हैं हेड, और उनके दो होते हैं अन्य। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। जैसे आपको पता ही था कि ये सुनील अरोड़ा हैं, और इसमें अशोक लवासा थे, जो कि अब वो क्या कहते हैं, यूएन के मेंबर बन गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, चुनाव क्या होता है इनका। हाँ, इनमें बात करते हैं हम कि क्या है इनका। चुनाव व्यवस्था में चुनाव का आयोग का गठन किया जाता है, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन देख रहा है, मतदान कौन करेगा, कितने मतदाता हैं, वोटर हैं, कौन मत दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, कोई मतलब मतगणना कैसे होगी, रिजल्ट कैसा आएगा, जितने भी सारे काम होते हैं चुनाव से रिलेटेड, वो सब कौन करता है भाई, वो करता है चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग अब बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन, वो पूरी देखरेख करता है चुनाव के रूप में, वो निष्पक्ष रूप से देखरेख करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं बता ही रहा हूँ चुनाव आयोग के बारे में। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग होता है। अब 3 होता है, पहले मैंने बताया था सिंगल होता था, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अभी बताया था ना मैंने, मेन और फिर इसके अंदर 2। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो मेन होते हैं उनकी राष्ट्रपति करता है कौन, नियुक्ति। और देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। आपसे पूछा जाए कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है, या 65 साल का, जो पहले हो जाए वो। यानी कि कार्यकाल 6 वर्ष तक करेंगे, और 65 साल पहले होते हैं तो 6 साल से पहले भी वो रिटायर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या, मान लीजिए अगर कोई 55 एज पर क्या बनता है, वो बनते हैं चुनाव आयुक्त, तो 6 साल तक रहेंगे, यानी कि 61 पे वो रिटायर हो जाएंगे। और मान लीजिए अगर कि वो 55 पे ना बन के क्या होते हैं, मैंने बोला कि मान लीजिए वो बनते हैं 63 पर, तो वो 6 साल नहीं रहेंगे, क्योंकि 6 साल रहेंगे तो 69 हो जाएगा, पर उन्हें 65 साल तक ही रह सकते हैं। तो कितने साल रहेंगे, मात्र 2 साल। 65 होते ही उनको फिर रिटायरमेंट मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अभी मैंने जैसे बताया था, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी हैं, अशोक लवासा जी हैं। ठीक है, चलिए सुनील अरोड़ा जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आगे, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाले को विजय होगी, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही क्यों ना हो। हमारे देश के अंतर्गत क्या होता है, जिसको भी सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वही विजेता घोषित कर दिया जाता है, चाहे विपक्षी पार्टी और जो जीतने वाली पार्टी है उसके मध्य 1 सीट का ही क्यों ना अंतर हो। ठीक है, जैसा आपको पता ही है, इस बार जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें मात्र कम कम सीटों का ही अंतर था। ठीक है, कुछ तो दिल्ली में भी जो इलेक्शन हुए थे आपने देखा होगा, कुछ तो ऐसे थे जिनमें 12 सीटें 15 सीटें ऐसा डिफरेंस था। ठीक है, तो पर भारत में 1 सीट भी से अगर कोई जीतता है तो विजेता तो कहलाता ही है। समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली।
ये क्या है, इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशी को एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। जैसे आपको पता ही होगा कि जितनी भी पार्टियां होती हैं वो हर एक सीट पर नहीं लड़ती हैं, तो वो पहले ही एक लिस्ट निकाल लेती हैं कि कितनी सीटों के लिए उनके चुनाव होंगे। जैसे कि मान लिया दिल्ली के अंदर क्या है, 272 वार्ड तक है। ठीक है, आपको पता ही होगा दिल्ली के अंदर वार्ड 272 है, पर जो चुनाव होते हैं कितनी सीटों पे होते हैं, 70 सीटों पे होते हैं। अभी जिसमें से केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी ने 63 सीटें ली हैं और बीजेपी ने 7 सीटें, बाकी किसी पार्टी को कोई भी सीटें नहीं मिली हैं। तो इसमें चुनाव आम आदमी पार्टी ने कितने 70 के 70 सीटों पर लड़े थे, जिसमें से 63 मिले हैं। तो ऐसे ही ये डिसाइड करते हैं कि कितनी सीटों पर उन्हें लड़ना है, यानी कि चुनाव अपना प्रतिनिधित्व रखेंगे। समान अनुपातिक प्रणाली प्रतिनिधि प्रणाली के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता हो, प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है। और दूसरा होता है अर्जेंटीना व पुर्तगाल, जहां पूरे देश में बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। यानी कि दो तरीके का होता है, एक तो होता है इजराइल वाला और नीदरलैंड वाला, जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग अलग जगहें डिसाइड की जाती है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में वोट प्राप्त करने का अनुपात में बांट देते हैं उसको, ठीक है, रेशो में बांट देते हैं। और अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, जिसमें पूरे देश में बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है और उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है। कि यह प्रणाली सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाएगी वही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है कि हाँ भाई जिसको ज़्यादा सीट मिल गई वो जीत गया। दूसरा तीसरा क्या है, देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। किसी दल को नहीं चुनते बल्कि वो किसको चुनते हैं, अपने उम्मीदवारों को, कि हाँ हमारे मोहल्ले का या हमारे विधायिका का कौन सा उम्मीदवार अच्छा रहेगा, किसे हमें वोट देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इस वजह से क्या होता है, जिसको ज़्यादा सीटें मिलती हैं उसी को विजेता घोषित करा जाता है। अब इसमें कुछ आरक्षण भी होता है। निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों के संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित होगी। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, लोकसभा में अगर 70 सीटें क्या है, रिजर्व है एससी के लिए, एससी एसटी के लिए, तो इस 70 सीटों पे एससी एसटी लोग ही खड़े हो सकते हैं और कोई उम्मीदवार नहीं बनेगा। ठीक है, आगे आते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जैसे कि आपको पता होगा कि पंचायती चुनाव में महिलाओं को भी आरक्षण मिल चुका है 33%। ठीक है, जो कि 50% तक कुछ राज्यों ने लागू कर दिया है। आगे बात करते हैं, किसी जाति धर्म या लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु के वर्ग के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। पहले ये क्या था, 21 वर्ष के व्यक्ति ही वोट दे सकते थे। ठीक है, 21 वर्ष के व्यक्ति, इससे छोटी वर्ग के व्यक्ति नहीं वोट दे सकते थे। परंतु अब क्या कर दिया है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 61 अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत क्या हुआ, 21 साल से यानी कि एज 21 से घटा करके कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। ओके, अब 18 वर्ष तक के व्यक्ति क्या हैं, 18 वर्ष के भी व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, इससे ऊपर के तो वोट डाल ही सकते हैं। आगे बात करें, चुनाव सुधार। चुनाव का कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। देखिए, चुनाव की बात नहीं है, प्रत्येक चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और कुछ ना कुछ उनकी सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र निष्पक्ष कराने के लिए तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है और हर बार कोशिश करी जाती है कि जो चुनाव हो वो क्या सा हो, निष्पक्ष रूप से हो,
इसलिए नई नई तकनीक वगैरह खोजी जाती है, जैसे उनमें सुधार भी किया जाता है। भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्य निर्धारित करना। जैसे कि क्या है, अगर चुनाव लड़ता है कोई तो उसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन या कुछ उनके सिस्टम्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि पता होगा आपको यूपी के अंतर्गत जो पंचायत के चुनाव होने हैं उसमें उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है 8th पास और कुछ ब्लॉक स्तर पर 10th पास के लिए। तो ऐसा क्राइटेरिया भी होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, चुनाव निष्पक्ष रूप से भी होते हैं और फिर उसमें ये भी परसेंटेज बना होता है कि सही उम्मीदवार खड़ा हो सकते हैं। चुनाव प्रणाली के दोष, सबसे पहले होता है इसके दोष क्या है, धन का खर्चा होता है अधिक, वोटों को खरीदा बेचा जाता है, झूठा प्रचार किया जाता है, सांप्रदायिकता फैल जाती है और हिंसा जाति धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है। ठीक है, वोट मांगते हैं कि मुस्लिम धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर, क्रिश्चियन धर्म के आधार पर। तो इस तरीके से क्या होता है, धर्मों के आधार पर, यहाँ तक कि आजकल आपने देखा होगा जातिवाद के आधार पे भी क्या करा जाता है, वोट मांगे जाते हैं। तो राजनीति का अपराधीकरण और अपराधीकरण का राजनीतिकरण भी हो रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स में बहुत ही तेज़ी से क्या आ रहा है, अब अपराधी लोग भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था। अब इसमें आपको बताना है कि आप किस प्रकार के चेंजेस चाहते हैं वोट के अंतर्गत, अगर वोट हो तो किस प्रकार का हो। क्योंकि आपको पता है विश्व में अगर बात करी जाए, विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है और सबसे बड़ा लोकतंत्र जो देश है वो भी कौन सा है, भारत है। कौन सा है, भारत है। तो इतना बड़ा देश है, इतने बड़े लेवल पे यहाँ पर वो होते हैं, चुनाव होते हैं, तो एक्सपेंसेस कितने सारे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये इसमें बताना है कि क्या ऐसी चुनाव प्रणाली अच्छी है या फिर अदर किसी कंट्री की चुनाव प्रणाली अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, या ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है कि भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है। मुख्य बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।